नमस्कार दोस्तों, मायालैंड प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है हम भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वह मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास से ही क्यों शुरू करने जा रहे हैं? क्योंकि विगत वर्षों में आधुनिक इतिहास से, चाहे वो बीपीएससी का पीटी हो या मेंस हो, विगत वर्षों में आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए यदि आप आधुनिक इतिहास को जो है नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। आधुनिक इतिहास को आपको मजबूत करने की आवश्यकता है कि आधुनिक, आप चाहे पीटी में देखिएगा, यदि पूरे इतिहास को मिला दिया जाए तीनों सेक्शन को, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। इसीलिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वह मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास शुरू करने से पहले ये हम जान ले कि इतिहास होता क्या है। आप जानते भी होंगे पहले से इतिहास क्या होता है। सामान्यतः इसकी जो है बहुत सारी परिभाषाएं होती है, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। हमें जो है परिभाषा को रटना नहीं है, हमें ये जानना है कि जान लेना है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है? सामान्यतः इतिहास उसे कहते हैं जो मानव जाति से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई है उस समस्त का अध्ययन करना ही क्या होता है? इतिहास कहलाता है। और दूसरा, इतिहास के बारे में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये होता है कि इतिहास जो है रटने की विषय है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इतिहास जो है रटने की विषय है, जो कि सरासर गलत है। इतिहास रटने की विषय नहीं है, समझने की है। किस तरह से समझना है? तो इतिहास को यदि क्रमबद्ध, कंसिक्वेंस या ऑर्डरली, क्रमबद्ध घटनाओं को यदि आप मतलब मान लीजिए इंडिया के इतिहास आप पढ़िएगा तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ, फिर वैदिक काल हुआ, उसके बाद मौर्य काल हुआ, ये क्या हुआ है? क्रमबद्ध घटनाएं। यदि क्रमबद्ध घटनाओं को यदि आप समझते चले जाते हैं तो इतिहास आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतिहास ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कोई भी सब्जेक्ट में, जो मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स 10 से 15% ही रटना होता है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो रटना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इतिहास को ये दिमाग से निकाल लीजिए कि इतिहास से रटने की विषय है, इतिहास प्रॉपरली समझने की विषय है। जब तक आप समझिएगा नहीं इतिहास को तो आपको लगेगा कि ये रटने की ही विषय है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आज पहले आप जब भी आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हो, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखिए कि पीटी मेंस में आधुनिक इतिहास से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो मॉडर्न, यदि आप बीपीएससी का मेंस देखिएगा तो जो आधुनिक इतिहास से मोस्टली क्वेश्चन रहता है वो बिहार से संबंधित होता है, बिहार से रिलेटेड होता है, बिहार से जोड़ के पूछा जाता है। तो वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये, और बीपीएससी का जो आप पीटी देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस रहता है मैक्सिमम इतिहास का, वह मैंने अभी आपको बताया, वह मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो इतिहास के बारे में हमने जान लिया कि इतिहास होता क्या है, इतिहास के इंपॉर्टेंस को जान लिया। आपके जो है एग्जाम में इतिहास रटने की सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास समझने की सब्जेक्ट है, ये जान लिया। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या चैप्टर है? ये देखिए, ये हमारे जो है क्रांतिकारी और महान नेता, यहाँ पे जो है आपका फिगर लगा हुआ है। आप इन सबको जानते हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास में आप पहला चैप्टर है हमारा इंडिया ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। यूरोपियन के आगमन के समय भारत, जब आए थे, यूरोपियन कंट्री आए थे, तो भारत की स्थिति के बारे में, यूरोपियन कैसे आए, कौन पहले आए, समझ रहे हैं? यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री, एग्जाम में जो पूछता है, कौन कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की, कौन कहाँ से युद्ध लड़ा, किसके साथ युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध का क्या नाम था, इसमें हम पढ़ेंगे। जब इतिहास शुरू करने से पहले ये हम जान ले कि यूरोपियन भारत आया ही क्यों। हमने तो इन्वेंटेशन नहीं दिया था, निमंत्रण नहीं दिया था कि भाई भोज है आओ। अतिथि बन के आए। सब जानते हैं कि सब पहले व्यापार करने आया, और व्यापार करने आया, अतिथि बन के तो आया। बाद में अतिथि इतना हम पे भारी पड़ा कि हम लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि अतिथि तुम कब जाओगे। और ये हुआ लास्ट में कि अतिथि गए नहीं, हमें जो है जबरदस्ती उनको भगाना पड़ा, और भगाना पड़ा। और फिर जाके जो है हम जो है 15 अगस्त 1947 तक जो है हम सभी अतिथि को भगाए।
बाद में पुर्तगालीज जो है पहले आए, फिर बाद में गए 1953-54 तक। तो कहने का अर्थ हुआ ये काफी वर्षों तक जो है यहाँ पे अतिथि रह गए और हमें जो है लास्ट में भगाना पड़ा। तो इन जो आना और भगाने का जो समय है, बीच में क्या क्या घटनाएं होती है, उसी को हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है यूरोपियन का भारत आगमन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यूरोप भारत क्यों आए। सबसे पहले कि यूरोप भारत में आए क्यों यूरोपियन, क्योंकि जब यूरोप यहाँ पे आए तो यहाँ पे किसका शासन था, मुगलों का शासन था यहाँ पे। मुगल और जो है औरंगजेब से लेके जहांगीर, शाहजहां और जो है अकबर, ये सब जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे तो मुगलों का शासन चल ही रहा था और यूरोप का धीरे धीरे आगमन यहाँ पे होना शुरू हुआ। तो यूरोप में क्या हो रहा था, तो हम पहला चैप्टर शुरू करने से पहले, आधुनिक भारत शुरू करने का जो हमारा सिलेबस का पहला चैप्टर है, वो चैप्टर शुरू करने से पहले हम विश्व इतिहास में जाते हैं। जैसे इतिहास को, भारतीय इतिहास को, किसी भी भारतीय इतिहास हो या विश्व इतिहास, सभी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो विश्व इतिहास को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। विश्व इतिहास को भी पहला चैप्टर समझने के लिए कि यूरोपियन भारत क्यों आए थे, इसके लिए हम विश्व इतिहास में जाते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा वो इंट्रोडक्टरी है। हम जो है उसके बाद जो है पहले चैप्टर में जाएंगे। पहले इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, इतिहास में हर चीज का कारण होता है। यदि आप कहानी फॉर्म में हर कारण को समझिएगा तो आपको इतिहास पढ़ने की, मतलब रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए उसको जो है आप जो है एकदम कहानी फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बड़ी मजा आने वाला है। इसीलिए आप एंड तक जो है जरूर बने रहिएगा। विश्व इतिहास को भी जो है 3 भागों में बांट के देखा जाता है। पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन या मध्य इतिहास। और दूसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास में ये जो सेंचुरी होती है, इसका जो काल अवधि है, पीरियड है, वह 5वीं शताब्दी तक है। 5वीं शताब्दी तक है इसका। यदि काल अवधि, पीरियड काल है, वह 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और इसका जो है 14वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से वर्तमान अभी तक का समय को बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न काल, मॉडर्न। ये जो समय है विश्व इतिहास में मध्यकालीन, ये अंधकार युग होता है। अंधकार, बताते हैं अंधकार युग क्या होता है। अंधकार युग होता है, ये जो इतिहास है, ये गौरवान्वित जो है, गौरव काल होता है जिसको, जिसमें नई नई संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है। नई नई कल्चर, संस्कृति एंड सभ्यता का यहाँ पे जन्म होता है। ये गौरवान्वित, गौरव करने वाला इतिहास होता है। ये प्राचीन इतिहास है। ये अंधकार युग होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस युग में जो हमारी संस्कृति और सभ्यता होती है, वो जो है थोड़ा इसमें कमी देखने को मिलता है। ग्राफ जो है गिरते हुए देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम अंधकार युग बोलते हैं। फिर एक ऐसा युग आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक इतिहास। इसी को बोला जाता है रिसर्च युग या खोज युग। इस युग में जो है खोजकर्ताओं का युग, नए नए रिसर्च का जो है युग शुरू होता है। उसी को हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, जो आज तक जारी है। अब ये क्वेश्चन, ये आपने जान लिया। अब आइए, यूरोप में एक देश है जिसका आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर था, प्राचीन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, रोमन, इटली, रोम, इटली। इटली में सबसे पहले, यूरोप में जो इटली है, उसमें होता है पुनर्जागरण। देखिएगा, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है
नवयुग का आरंभ, नवयुग का आरंभ कहने का अर्थ हुआ आधुनिक इतिहास हम बताएं, आधुनिक मॉडर्न युग, नवयुग का आरंभ, नवयुग का आरंभ। पुनर्जागरण का अर्थ होता है नवयुग का आरंभ या फिर से जागना। जैसे क्या हुआ, प्राचीन इतिहास में नई संस्कृति सभ्यता का गौरव काल हुआ, फिर बीच में अंधकार युग आ गया, और फिर एक युग आता है जो आधुनिक इतिहास जिसको बोलते हैं, आधुनिक युग बोला जाता है। फिर से जागा, फिर से जागा, किसके लिए जागा? नए नए रिसर्च की शुरुआत हुई, फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण में क्या क्या होते हैं? इस युग में क्या होते हैं? मुद्रण, प्रिंटिंग का जो है खोज होता है, मुद्रण का, प्रिंटिंग का खोज होता है, जहाज का, जहाज निर्माण, जहाज निर्माण। उसके बाद खगोलीय प्रेक्षणशाला, जिसको एस्ट्रोनॉमियल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, खगोलीय प्रेक्षणशाला, एस्ट्रोनॉमियल ऑब्जर्वेटरी, प्रेक्षणशाला की खोज होती है। इसी समय में मैप की खोज होती है, मैप, मैप बनने की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको जहाज निर्माण, खगोलीय प्रेक्षणशाला, मैप, प्रिंटिंग, और इसी समय में जो है बारूद, डायनामाइट, बारूद की खोज होती है। ये तमाम चीज जो है, छोटे छोटे चीजों का जो है इस युग में खोज होना शुरू होता है। और इसी समय एक बात इन लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इस पुनर्जागरण में इन्हें पता चलता है पृथ्वी गोल है। प्रिंटिंग का, जहाज का, खगोलीय प्रेक्षणशाला का, मैप का, बारूद, तमाम बहुत सारे चीज ETC एक्सेट्रा की जो है पुनर्जागरण के समय में इटली में खोज होती है। इसी खोज के दौरान जब जहाज का निर्माण होगा, इन्हें पता चला कि पृथ्वी गोल है, तो ये क्या करते हैं? इटली का एक नावी रहता है, जिसका नाम है मार्को पोलो। आपने नाम सुना होगा, मार्को पोलो। इटली का नाविक रहता है, कैप्टन बोल सकते हैं उसको, मार्को पोलो, पोली नहीं, पोलो। ये इटली का रहता है। भाई जहाज का तो आविष्कार हो ही गया है पुनर्जागरण युग में। एक जहाज को लेके वो कहां पे आता है? ये देखिए मैप में, इटली यहां पे है, ये देखिए, ये देखिए, वो जहाज को लेके पूर्व की देश की तरफ आता है। यहां से मान लीजिए भूमध्य सागर ये रहा, भूमध्य सागर, ये क्या है? रेड सी, ये ऊपर में क्या है? ब्लैक सी या रेड सी होते, उस समय स्वेज नहर नहीं बना था, ऐसे रेड सी होते हुए ये जो है मान लीजिए यहाँ पे आता है। कहाँ पे? चाइना आता है, पूर्व पूर्व की देश की तरफ आता है। चाइना सबसे पहले आता है, मार्को पोलो। और यहाँ पे आके वो अचंभित हो जाता है, वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ धन संपदा से भरपूर रिसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ देखने के बाद क्या करता है वो? फिर से वापस जो है अपने देश जो जाता है, कहाँ पे जाता है? इटली जाता है, और इटली में बताता है कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा रिसोर्स देश है। कहाँ पे? पूर्व के देशों के साथ। देखिए यहाँ इटली क्या है, ये देखिए, हम अपने मैप में आपको बताए थे, दाहिना साइड जो है उसको पूर्व बोलते हैं, और बायां साइड जो है पश्चिम के देश, इसीलिए वेस्टर्न कंट्री इनको बोला जाता है, ये ईस्टर्न कंट्री। तो पूर्व के देशों में जो है अपार भंडार है। क्या है? सोने चांदी धन दौलत से अपार भंडार। वो कहाँ पे आता है? चाइना। और वापस जाके कहाँ पे बताता है? वो इटली में बताता है। कौन? मार्को पोलो। तो अब क्या हुआ? इटली के लोगों को पता चला, तो धीरे 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 इटली के लोग क्या करते हैं? चाइना आते हैं, फिर क्या करते हैं? वो जो है इंडिया आते हैं। ये अब की बात नहीं, ये 11वीं 12वीं सदी की बात हम बता रहे हैं। तो इंडिया आते हैं, फिर पूर्व के देशों के साथ ये अपना व्यापार चलाते रहते हैं। इन अब ये क्वेश्चन है कि इससे पहले पश्चिम ये पूर्व के देशों के साथ व्यापार, इंडिया चाहे हो चाइना हो, इनका व्यापार नहीं होता था? इंडिया हो या चाइना हो, इनका व्यापार जो था
वो अरब देशों के साथ ही तक, ये अरब देश है, अरब देशों के साथ जो है ज्यादातर व्यापार होता था। धीरे धीरे यूरोप के इटली देश का भी व्यापार होने लगा। तो कहने का अर्थ हुआ लगभग 800 सालों तक, जब तक यूरोपियन लोग खासकर, क्योंकि इटली जो आया तो यहाँ पे बसने के इरादे से आया नहीं, वह व्यापार चलता रहता था। तो ये लगभग 800 वर्षों तक, 800 वर्षों तक हम बोल सकते हैं लगभग इटली और अरब का पूर्व के देशों में, पूर्व के देशों के साथ, खास पूर्व के देशों जिसमें भारत भी शामिल है, भारत के साथ, भारत प्लस चीन और भी अन्य देश, चाहे जापान हो, इनके साथ जो है व्यापार पर जो है एकाधिकार स्थापित हो गया। व्यापार के अधिकार, व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। अरब का तो था ही, क्योंकि मुगलों का शासन था वहां पे, अरब का तो शासन था ही, और खासकर इटली का भी जो है एकाधिकार स्थापित हो जाता है, क्योंकि इटली के पास नए नए जो है, जैसे मैंने बोला जहाज थे, नए जो है प्रिंटिंग थे, तो अरब के देश भी जो है उससे फायदा उठाए, इसीलिए अरब के देश भी जो है इटली को व्यापार करने दिए, और यहाँ से जो है जितने भी, चाहे वो यहाँ से क्या ले जाते थे, मसाला ले जाते थे, धातु ले जाते थे, रेशम लेके जाते थे, और वहां पे जो है वो कई गुना रेट पे जो है बेचते थे इटली में जाके। इससे क्या हुआ, इटली जो है धीरे धीरे रिच होने लगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आके, जब इटली धीरे धीरे विकास होने लगा इटली का, तो भाई इटली में जब विकास होगा, मान लीजिए इटली है ये, तो बाकी जो आज जो आप मैप देख रहे हैं वो इस तरह की मैप नहीं थी। ठीक है, पुरानी मैप जो है, ये सब जो देश है, अन्य देश है, यूरोप का जो देश है, इन लोगों को भी जो है धीरे धीरे पता चला कि इटली भाई हमारा, अब जैसे आपका पड़ोसी कोई धनिक होते जाएगा, तो आप मान लीजिए गरीब, मतलब एक मध्यम क्लास के हैं, और बगल में आपका पड़ोसी धनिक होते जाएगा, तो गांव वाले या आप शहर में ही पड़ोसी क्या पता करते हैं कि भाई ये इसके इसके पीछे राज्य क्या है। तो उनको पता चलता है इसके पीछे राज ये है कि इटली जो है पूर्व के देशों, पूर्व में देश जो है काफी धनिक हैं, और वहां से इटली का देश, इटली जो है वहां से व्यापार जो है लाता है, और इटली और तमाम यूरोप के देशों में जो है बाजार में बेचता है। जैसे मसाला हुआ, मसाला उनके लिए जो है अनोखा चीज था। ये वैसे भी क्या हुआ होते हैं, ठंडे देश होते हैं, इन लोगों को क्या चाहिए, मसाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, खाते हैं। तो मसाले खान, उनको लगा कि भाई मसाला तो कभी ये सब चीज तो हमने आइटम देखा नहीं है, ये तो कहाँ का है, तो ये पूर्व के देशों के साथ है। कौन लाता है, तो इटली लाता है। कैसे लाता है, तो जहाज के तरफ से जाता है, व्यापार होता है। तो इन लोगों को भी लगा यार, और यहाँ पे जो है, और इटली जो है इसको काफी मुनाफा में बेचता है, तो हम भी जो है कहाँ जाएंगे, पूर्व के देशों में जाएंगे। ठीक है, ये सब घटनाएं हो ही रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक घटना घटी, कहाँ पे, इटली में। इटली में, ये देखिए इटली है, इटली यहाँ पे, अब मैप में यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए ये इटली है, इटली का ऐसा ही मैप होता है। इटली में यहाँ मान लीजिए रोम है, यहाँ पे रोम है इटली की राजधानी। उस समय में इटली दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी यूपी, सॉरी पूर्वी इटली और पश्चिमी इटली। पूर्वी इटली ये हुआ आपका, मान लीजिए पश्चिमी इटली, और ये हुआ पूर्वी इटली। पूर्वी इटली, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी इटली का राजधानी था कस्तुनतुनिया, नाम सुने होंगे आप, कस्तुनतुनिया, कस्तुनतुनिया। ठीक है, पूर्वी इटली का जो है, पूर्वी रोम का उस समय नाम नहीं था, पूर्वी रोम ही था। पूर्वी रोम का जो है राजधानी क्या था, कुस्तुनतुनिया। इटली के वही कुस्तुनतुनिया के नीचे में एक देश है जो आज भी है, तुर्की नाम है उसका। ठीक है, तुर्की, कुस्तुनतुनिया के बारे में ये बोला जाता है कि आज तक कुस्तुनतुनिया को किसी ने नहीं जीता। ये बता रहे हैं 1453 से पहले की घटना बता रहे हैं, 1453। हमने देखा कि इटली में पुनर्जागरण हुआ, फिर इटली ने उस पुनर्जागरण का फायदा उठाया, पूर्व के देशों के साथ अपना व्यापार संबंध स्थापित किया।
उसी समय इटली में घटनाएं हो जाती है। पूर्वी इटली की राजधानी कुस्तुंतनिया, जिसको आज तक किसी ने नहीं जीता है, वहां पे तुर्की का एक सरदार है, उसका नाम है सुल्तान महमूद सेकंड। मात्र 21 वर्ष में कुस्तुंतनिया को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? कुस्तुंतनिया को फतह कर लेता है, जीत लेता है। जीतने के बाद इस पे किसका अधिकार हो जाता है? तुर्की का। और आपको पता है तुर्क जो है आधा किस में है? यूरोप में है और आधा एशिया में है। तुर्की को जीतने के बाद, कुस्तुंतनिया को जीतने के बाद अब क्या हो जाता है कि जो ये देख रहे हैं यहां पे, ये तुर्की रहा आपका यहां पे। तो यहां पे जीतने के बाद जो ये भूमध्य सागर होके हुए ये यहां पे जो जाते थे व्यापार करने के लिए, तो इस पे किसका अधिकार हो जाता है? अरब देशों का अधिकार हो जाता है। तुर्क और अन्य अरब देशों का जो है अधिकार हो जाता है उस रास्ते पे। समुद्री रास्ते पे किसका अधिकार हो जाता है? समुद्री रास्ते पे आप पूरी तरह से अरब देशों का अधिकार हो जाता है। पहले कुस्तुंतनिया के नीचे में क्या है? भूमध्य सागर, और उसके ऊपर में काला सागर था। उस पर अधिकार हो गया तुर्की का, अरब देशों का। तो अब ये अधिकार हो गया, तो वहां से यदि आप जाइएगा तो अरब देश मतलब तुर्की मान लीजिए क्या करता था? उच्च कर लगाता था, हाई टैक्स लगाता था। इसके कारण क्या हुआ कि हाई टैक्स लगाता था, तो अब यूरोप के देशों में भाई इटली तो भाई कुस्तुंतनिया का अधिकार हो गया। अन्य यूरोप के देशों में भी पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ, वहां भी नए नए खोज की शुरुआत हुई। उन्होंने भी जो है जहाज का निर्माण, मुद्रण, प्रिंटिंग का निर्माण और तरह की जितने भी चीज है उनका वहां भी जो है खोज, वहां भी उन्होंने जो है आविष्कार कर लिया। अब वे व्यापार करने के लिए चले ही थे, तो कुस्तुंतनिया पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का, तुर्की का अधिकार हो गया। उसी समय यह हुआ कि अब नई रास्ता का खोजा जाए, मतलब नया रास्ता खोजा जाए ताकि पूर्व के देशों के साथ व्यापार हो सके। उसी में जो है दो देश के नावी जो है आगे आए। पहला आया स्पेन का कोलंबस, नाम सुने होंगे, स्पेन का कोलंबस। मैप का भी जो है आविष्कार हो चुका था तब तक। तो मैप में उन्होंने देखा कि भाई चाइना के नीचे में एक देश है भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाती है, वहां से भी जो है सुने हैं कि धन संपदा काफी है, तो वहां चला जाए। स्पेन तो खोजने के लिए कोलंबस चलता कहाँ है? इंडिया की खोज करने के लिए, ठीक है, यहां से खोज शुरू करता है वो इंडिया की। मगर वो सोचता है कि यदि इस पे अरब लोगों का जो है हाई टैक्स लेता है, समुद्री रास्तों को उन्होंने बंद कर रखा है, क्यों ना हम इस होके जाए, इस होके जाए यहां से, फिर यहां पे आ ही जाएगा। अब जब भी आप एटलस को देखिएगा तो कई बार हम सोचते हैं ये अमेरिका से आने के लिए आपको इधर होके जाना होगा, नहीं, यहाँ सटा अमेरिका भी है, ऐसे गोल है ना पृथ्वी, ऐसे आप मैप करिएगा तो ये चीज यहाँ रहेगा। इसीलिए बहुत कई बार लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं जो एटलस पहली बार देखते हैं, ठीक है। उनके लिए भी मैं बता दूं, ये खोजते खोजते क्या पहुंच जाते हैं? यहाँ पे अमेरिका पहुंच जाते हैं भाई। अरे यहाँ पहुंचते हैं, सोचते हैं अरे ये कौन सा देश है भाई, यहाँ पे जो है यहाँ पे गोरे गोरे रहते हैं, लाल लाल आदमी, गोरा आदमी ज्यादा रहेगा और क्या थोड़ा रेडिश टाइप का लगता है। तो बोलता है यार हम इंडिया को खोज करने गए या यहाँ पे जो है ये कौन सा देश आ गया? तो यहाँ पे अमेरिका था, यहाँ पे क्या था? अमेरिका था। देखिए कई बार हम लोग ये सोचते हैं जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो उससे पहले भारत था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड की दुनिया में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, विश्व इतिहास में विश्व के लोगों ने, वर्ल्ड ने भारत के बारे में पहली बार जाना। भारत तो पहले से ही था, ऐसा नहीं कोलंबस ने अमेरिका के बारे में बताया तो अमेरिका इससे पहले था ही नहीं, अमेरिका था। विश्व के में जो है अमेरिका के जो जब इतिहास लिखा गया, शुरुआत हुई और विश्व के लोग का संबंध जो है काफी और ज्यादा नजदीक आने लगा, दुनिया बदलने लगी, तो लोगों ने अमेरिका को जाना, ठीक है। अमेरिका तो पहले से ही था। कई बार लोग कंफ्यूजन होता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यदि कोलंबस खोज नहीं करता तो अमेरिका का पता ही नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, इससे पहले इंडिया को कोई जानता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। इंडिया को जो है
अरब से काफी, अरब क्या यूरोप सुदूर देशों से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारा व्यापार जो है पूरी दुनिया में लगभग था। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा नहीं कि इंडिया को वास्को डी गामा ने खोज कर, नहीं खोजा होता है तो इंडिया के बारे में लोग जानते नहीं, ये गलत भावना है। तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे देखा, अरे यार रेड लेग रोड लोग रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए अमेरिका को एक ने नाम दिया रेड इंडियन। कोलंबस ने बोला रेड इंडियन, इंडिया की खोज करने गया, नाम इंडियन मुंह में तो उसको रटा ही था, लाल लाल लोग थे गोरे गोरे, तो रेड इंडियन नाम दिए। और एक और नाम दिया उसने, नई दुनिया। नई दुनिया के बारे में पता चला, इसीलिए उसने अमेरिका को बोला, कोलंबस ने, नई दुनिया, नई दुनिया। तो अमेरिका स्पेन का कोलंबस खोजने चला भारत, खोज निकल गया, कहाँ खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया और यहीं पे आके रुक गया। अब एक और नाविक निकलता है, ठीक है, स्पेन से ही, उसका नाम है, थोड़ा अजीब गरीब नाम है, उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियास। यहां पे लिखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास। ये भी निकला इंडिया की खोज करने के लिए। ये जब खोज करने के लिए निकला, मान लीजिए यहां से निकला, और ये खोजते खोजते खोजते, मान लीजिए ये पर तो अरबों का जो है अधिकार हो गया था, तो ये खोजते 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 यहाँ पे आया, अफ्रीका के दक्षिण भाग में, और यहाँ पे देखा कि यार बड़ी तूफान उफान चल रही है, ठीक है, और इस जगह का नाम उसने जो यहाँ पे जो खोजा उसको बोला जाता है आशा अंतरिप, ठीक है, उसको बोला जाता है आशा अंतरिप, अंतरिप। देखिए स्पेन ने इसको खोजा, इन्होंने जो है एक नया मार्ग खोला अफ्रीका के बगल से, आशा अंतरिप। तीसरा आदमी कौन सा था? तीसरा आदमी वास्को डी गामा, पुर्तगालीज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दादा। समझ रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ है? पुर्तगालीज का है, और ये यहीं से, ऐसा नहीं दादा नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक से, वो रोनाल्डो पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा। तो ये जो हमने आपको बताया, जो इस कुस्तुतुनिया पर जो अधिकार हो गया, वो कितना पे हो गया था? 1453 में, ठीक है। उसके बाद स्पेन का जो कोलंबस था 1482 में जो है, ये जो है अमेरिका की खोज करने के लिए निकलता है, और 1485 और 90 के आसपास, 87 और 88 के आसपास, 1487 88 के आसपास जो है, 82 में, सॉरी 82, ये 1472 के आसपास बात है। 1453 में कुस्तुतुनिया पर जो है अधिकार होता है, 1482 में बार्थोलोम्यू डियास जो है आशा अंतरिम की खोज करता है। फिर 1498 में लगभग 90 दिन की यात्रा करता है, 3 महीने लग जाते हैं, 90 दिन की यात्रा करते हुए वास्को डी गामा आशा अंतरिम के होते हुए, मेडागास्कर होते हुए, भारत के केरल के में ये ऊपर चला गया, केरल के पास जो है, ये सबसे पहले यहाँ पे आता है, कोची में आता है, कालीकट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने क्या जाना कि विश्व में जो घटनाएं हुई, यूरोपियन तो अचानक इंडिया आ गए नहीं गए, तो इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण होता है, उसके बाद मार्को पोलो जो है उस पुनर्जागरण के सहारा लेके जहाज लेके हुए चाइना आता है, फिर पूरब के देश के बारे में बताता है, यहाँ से जो है कच्चा रेशम मसाले लेके जो है जाता है, और वहाँ पे जो है यूरोप के लोग पहली बार जानते हैं। उसी समय में कुस्तुतुनिया जो पूर्वी इटली का भाग था, उस पर तुर्की का हमला होता है, पहली बार कुस्तुतुनिया को जीता जाता है, और वो रास्ता जो है बंद कर दिया जाता है, और यदि जाते भी है तो हाई टैक्स लगता था, अरब के देशों के द्वारा, तुर्की के द्वारा लिया जाता था। उसी समय में जो है यूरोप के देशों के द्वारा ये निकाला गया कि हम अलग रास्ते को जो है खोज करेंगे। उसी खोज में स्पेन के कोलंबस आए, वो अमेरिका की खोज किया, फिर उसके बाद जो है बार्थोलोम्यूस डुमियास ने आसान द्वीप की खोज किया, फिर तीसरा नाविक जो पुर्तगालीज थे, और उन्होंने वास्को डी गामा 1498 में लगभग 90 दिन की यात्रा करके
वह पहली बार कहाँ पे आते हैं, भारत के केरल में आते हैं। और इस तरह से फिर वो 1502 में आते हैं, फिर 1524 में भी वासराय बन के आते हैं, फिर उनकी मृत्यु कोची में हो जाती है। तो ये यहाँ से हम यूरोपियन का भारत आगमन का जो है, जो हमारा आधुनिक इतिहास का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमने जान लिया कि यूरोपियन यहाँ पे क्यों आए थे, कैसे आए थे, समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल से जो है हम जो पहला चैप्टर है वो इसमें हम जो है शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, यूरोपियन का भारत आगमन। इसमें हम एक एक करके देखेंगे। पुर्तगालीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डैन आते हैं, फिर को क्या आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगालीज पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी है, यदि आपसे पूरा ओवरऑल पूछा जाए कि यूरोपियन के भारत आगमन के कौन कौन से कारण थे, फैक्टर्स थे, उसके बारे में अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसका पूरा सार क्या है, तो ठीक है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पुर्तगालीज के आने के जो फैक्टर्स हैं, मेन कारण हैं, वो कौन कौन से हैं, लिखिएगा उसको पहले आप। पहला है, क्वेश्चंस मैंने बोला यूरोपियन का भारत आगमन के महत्वपूर्ण कारण कौन है, महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि यही से हमारी आधुनिक इतिहास का जो है शुरुआत होती है सिलेबस में। तो हमको पहले जानना है, हमने कारण आपको बताया ही है। तो पहला कारण क्या है, पुनर्जागरण का उदय। यदि पुनर्जागरण नहीं होते हैं तो वो लोग यहाँ पे आते नहीं। ठीक है, पुनर्जागरण का उदय पहला सबसे मेन कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण लिखिएगा, पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा जो खोज हुआ वो किसका, जहाज का, सबसे इंपॉर्टेंट जहाज एंड, और जहाज होगा तो नौ परिवहन, नौ परिवहन, नौ परिवहन की खोज हुई। ठीक है, तीसरा, अब नए नए जब खोज होंगे, जब नए नए खोज होंगे तो खोज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कच्चा माल भारत से लिए हुआ, समझ रहे बात को, तो कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल यूरोप में मिल नहीं रहा था, तो कच्चे माल की खोज के लिए भी हुआ है, तो कच्चे माल की आवश्यकता। तीसरा, कच्चे माल की आवश्यकता। चौथा, तब चौथा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट था, धन दौलत की अपार भंडार। पूर्व के देशों में उन्होंने पाया कि अपार धन भंडार था इनके पास। पूर्व के देशों में धन संपत्ति का आकर्षण भी जो मेन कारण था, धन संपत्ति का आकर्षण, धन संपत्ति का आकर्षण, चौथा ये हुआ। पांचवा, पांचवा क्या था, यूरोपियन का भारत आगमन के महत्वपूर्ण कारण में पांचवा था, एक तो धन संपत्ति, दूसरा पांचवा है ईसाई धर्म के कुछ ऐसे भी यूरोपियन आए जैसे डेन, ये ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए मोटिव से आए थे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। छठा, जब
यूरोप में नए नव जागरण हो रहा था, नई नई तकनीकी हो रही थी, और क्या नाम हुआ, जब नए नई तकनीकी होगी, नई नई खोज होगा, नया नया छोटा छोटा प्रोडक्शन होगा, तो अपने सामान को भी उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए। और नए नए देखिए ये सब जब आप क्या हुआ कि उस समय में हम ये विश्व इतिहास में वैसे पढ़ेंगे, वैसे हम जो यहाँ पे हमको आपको यहाँ पे लाना था, यूरोपियन लोग भारत क्यों आए, उसके पीछे के कारणों के लिए हम विश्व इतिहास में जाए। जब विश्व के इतिहास पढ़ेंगे तो काफी डिटेल से पढ़ेंगे पुनर्जागरण के बारे में। तो ये भी था कि पुनर्जागरण जब हुआ तो नए नए वर्गों का उदय हुआ था। पहले वहां पे भी सामंतवादी थी, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो बाजार के लिए तो क्या हुआ, नए बाजार की तलाश के लिए भी ये लोग यहाँ पे आए। तो नेक्स्ट लिखिएगा, नवीन बाजारों की विस्तार के लिए प्राप्ति। नवीन बाजार हम देखेंगे विश्व इतिहास में कि यूरोप के देशों के में आपस में जो लड़ाई हुई, वो ज्यादा उपनिवेश बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो है बाजार बनाने स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनके पास ना उतना ज्यादा क्षेत्रफल था, ना उतनी बड़ी जनसंख्या थी। तो उसके लिए उनको बाहर की दुनिया निकलना था, अपना सामान को बेचना था। तो क्या होगा, हमें नया बाजार चाहिए। तो नवीन बाजार की विस्तार के लिए, नवीन बाजार की प्राप्ति हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल से। बस हमको यहाँ पे जो है आधुनिक इतिहास पढ़ाना था अपना, उसमें हम आपको विश्व इतिहास की घटनाओं को कुछ हमने उल्लेख किया। नवीन बाजार की प्राप्ति एवं विस्तार, ये और भी कारण थे, जो मुख्य कारण थे वो ये 6 ही थे जिसके कारण यूरोपियन जो है भारत आए। तो हमें इंट्रोडक्टरी में आपको यही बताना था। अब आइए हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है कि यूरोपियन का भारत आगमन। दूसरा है जब भारत में आए तो देखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए, उन्होंने किस तरह से अपने फैक्ट्री स्थापना की। फैक्ट्री बोले तो अड्डा, वहां पे कैसे अपने अड्डे स्थापित के लिए, उनके लिए उन्हें कौन से जो है लड़ाई लड़ी, फिर उनका जो है कौन कौन से वायसराय, क्या क्या उसमें उनका अहम रोल था, वो चीज को हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछता है। फिर पूछेगा आपको क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर है कॉन्सोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। जब बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या होता है, पूरे भारत पे जो है अंग्रेजों का जो है मूल्यतः जो है कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से अंग्रेजों ने जो है भारत में अपना एक्सपेंशन किया, किस तरह से कंसोलिडेशन किया, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 में जो सबसे पहली जो है क्रांति होती है, बड़ी क्रांति, उससे पहले भी ऐसा नहीं कि अंग्रेज का जो 1857 में ही सिर्फ विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह, उससे पहले भी छोटे छोटे विद्रोह हुआ। और 1857 का विद्रोह वही छोटे छोटे विद्रोह कारण एक बड़ा विद्रोह में जो है प्रस्फुटन हुआ। तो हम उससे पहले कौन कौन से विद्रोह हुए थे, कौन सी जनजाति विद्रोह, कौन सी किसान विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आता है हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर 1857 का युद्ध पढ़ेंगे। फिर 1857 के बाद अंग्रेज को ये लग जाता है भाई कि यहाँ पे जो है यदि हमको रहना है तो यहाँ पे हमको सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किए। उनको लगेगा कि भारतीय को कि अंग्रेज हमारा जो है अपने हैं और हमको इस पे ये जो है हम पे गुलामी करने हमें नहीं आए हैं। समझ रहे बात हो, ये सब तमाम चीज कारण थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हुआ, अंग्रेज प्रति क्या उद्देश्य थे, क्या क्या इस मूवमेंट में निकल के आए, कौन कौन से भारतीय जो इंडियन थे इसमें उनका योगदान रहा, वो तमाम चीज इसमें पढ़ेंगे। फिर जो है शुरू होता है द स्ट्रगल बिगिंस, 1885 में कांग्रेस की जो है स्थापना होती है और उसके बाद से जो है एक नया अध्याय की शुरुआत होती है, वहां पढ़ेंगे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहीं पे इसमें पढ़ेंगे इंडियन नेशनल का वही चैप्टर फाउंडेशन एंड मॉडरेट। फिर 1885 और 1905 के बीच की घटनाओं पढ़ेंगे। 1905 में बंग भंग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर द एरिया ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट, फिर हम देखते हैं कि इंडिया में जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म की, क्रांतिकारी की भी आंदोलन की जो है इस भारत में होती है। 1905 1918 नरम दल और गरम दल के बीच में लड़ाई होती है। फिर आपस में जो है वो मिलते हैं, किस तरह से महात्मा गांधी की जो है एंट्री होती है 1915 में, उसके बाद कैसे इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं उस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 से 1917 के बीच में
कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जालियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सब तमाम चीज जो है इसमें पढ़ेंगे, चंपारण विद्रोह। ठीक है। फिर उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, उसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे नेशनल जो उनका क्या इसमें जो है रिस्पॉन्स रहा, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। मतलब कहने का अर्थ हुआ 1914 से लेके 1918 तक की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है और गांधी इरविन टेबल कॉन्फ्रेंस है, सारे चीज इसमें हम पढ़ेंगे, चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारा जो है सोशलिस्ट आइडिया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अदर न्यू फोर्सेस, या स्वराज जो है की स्थापना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो है हमारा किस तरह से जो है हमारा मूवमेंट जो है फ्रीडम आज़ादी की तरफ, और एक बड़ा पार्टीशन जो है हमारे देश का हो जाता है, किस तरह से उसकी ओर जाता है। तो 1947 तक का समय जो है 1939 से 1947 तक की घटनाएं जो होती है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या होती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट किया, प्रभाव किया, उनकी कौन सी व्यवस्था थी, जमींदारी इस्तेमारी व्यवस्था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरह से प्रेस की स्थापना होती है इंडिया में, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का होता है, किस तरह से नए नए पत्रकार की जो है यहाँ पे स्थापना होती है, नए नए उस पत्रकार का जो है पेपर का किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरह से जो है एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरह से 1813 फिर मैकाले कमेटी, बहुत सारी कमेटी बनती है एजुकेशन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। वारदा कमेटी गांधी जी के द्वारा ही बनाई जाती है, तमाम चीज़ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है नेशनल मूवमेंट टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, यहीं पे मैंने बोल दिया 1939 से 1947 की स्थिति के बारे में यहाँ पे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए कि आपका बीपीएससी हो, पीटी हो या मेंस हो, कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। तो आज इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है तुरंत हाजिर होंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू।